नेक्स्ट टॉपिक मिस्टेक को पढ़ना है। पिछले चारों टॉपिक फ्री कंसेंट चैप्टर के हम लोगों को अच्छे से आने चाहिए। आज के इस टॉपिक में बहुत सारे केस लॉज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। 3 सेक्शंस कवर करेंगे मेनली। सेक्शन नंबर 20, 21, 22 बात करेंगे कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या होता है। बात करेंगे कि कौन सा चीज वैलिड है, कौन सा चीज इनवैलिड है। यूनिलैटरल मिस्टेक का इफेक्ट क्या होता है, मिस्टेक बाय बोथ द पार्टीज का इफेक्ट क्या होता है। 6 कंडीशन जो कि हमारी फैक्ट व्हेन मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती हैं तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में जो इंक्लूड होती हैं उसमें क्या होती हैं, हर चीज कवर करेंगे along with different case laws. So get ready to get started. बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 जो कि सबसे पहले मिस्टेक के बारे में हम लोग को समझाता है कि हाँ, जब कंसेंट ही नहीं होगी दोनों पार्टी की, यानी कि कंसेंसस एड इडम नहीं होगा, so there is a mistake of fact. वहां पे भी बात देखने की समझने की कोशिश करो। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं स्लाइथर नाम के एक घोड़े को तुम्हें बेचना चाह रहा हूं, तुम मेरे से स्लाइथर नाम की एक बाइक खरीदना चाह रहे हो। So here the consensus ad idem was not there. Here the meeting of minds was not there. There was actually a mistake ना, गलती ही तो हो रही है। Similar thing happened in Raffle versus Mitchell Horse के केस में। यहाँ पे प्लेंटिफ ने जिस चीज की सेलिंग, जिस शिप की सेलिंग यानी कि बेचने की बात करी, वो उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर में आने वाली शिप है, बल्कि सामने वाली पार्टी को लग रहा है कि जो दिसंबर में शिप आ रही है सेम नाम की, उसकी बात हो रही है। सो हियर द थिंग व्हिच वाज टॉक्ड अबाउट, द थिंग in question was different with respect to both of them. Ultimately they were not agreeing on the same terms, and they were having no consensus ad idem. So there was a mistake. Ultimately what happened? What's the result? The contract was declared क्या void. कूल हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। So, जब हम बात करते हैं मिस्टेक की सेक्शन नंबर 20, 21 और 22 में, तो 2 तरह की मिस्टेक आती हैं। एक होती है मिस्टेक लॉ की, ठीक है, एक होती है मिस्टेक फैक्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान लो कि हम लोग को मेनली मिस्टेक ऑफ फैक्ट की स्टडी करना है, बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हाँ जी, तुमने एक मैगजीन पढ़ा होगा, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड। क्या पढ़ा तुमने? इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड तुमने पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब क्या था? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि अगर आपको कानून नहीं पता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, और फिर मान लीजिए आप कहते हैं कि मैंने मर्डर कमिट कर दिया, आई डोंट नो द लॉ, सो क्या आप पनिश नहीं करे जाएंगे? जी हाँ, आप पनिश करे जाएंगे। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम बात करें, मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो पीरियड टाइम बाउंड बाय बात करी गई है, आप कहते हैं कि मुझे ये पता ही नहीं था, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, सो आई विल नॉट बी बाउंड बाय इट। जी नहीं, यू विल बी बाउंड बाय इट, एंड अल्टीमेटली इग्नोरेंशिया ज्यूरिस एक्सक्यूज, यानी कि आपके उसको ना पता होने की बात का एप्लीकेशन नहीं होगा यहाँ पे। इसके कॉम्प्लीमेंट्री को मैक्सिमम चलती है, कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या? अगर इसको हम बात करें तो उसका मीनिंग वो होता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज। अब तो यू हैव टू कमेंट इट, ठीक है, एवरीबॉडी नोज इट, तो उसका भी यूज हम करेंगे। हमारा सेक्शन नंबर 20 उसी की बात करता है, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, वो हमारा मेजर टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर एग्रीमेंट्स वर्ड होते हैं। अब क्या क्या कंडीशन में वर्ड होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट मिस्टेक ऑफ फैक्ट ना, तो वी हैव टू कंसिडर दैट दिस मिस्टेक इज डन बाय बोथ द पार्टीज। हाँ जी, द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज टू बी कंसिडर्ड इज मिस्टेक इज डन बाय बोथ द पार्टीज। नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू बी टेकन इन माइंड इज इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ। क्लियर हो रहा है, ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन, थर्ड एसेंशियल इज it is something which is related or essential to the agreement in question। हाँ जी, अगर तुम ऐसी कोई मिस्टेक करते हो, ऐसा कोई फैक्ट स्टेट करते हो जो कि जिसका रिलेशन तुम्हारे उस एग्रीमेंट से नहीं है, देन इज इट लाइक कोई दिक्कत है वहां पे, कोई इशू नहीं आना चाहिए when we are talking about that contract, but if it is essential to the agreement, then there arises this question of mistake of fact। Now there are 6 conditions। I would say कि अगर तुम ये 6 पढ़ते हो तो तुम मिस्टेक ऑफ फैक्ट को पूरा भूगोल जान जाओगे। हाँ जी, तो चलो शुरू करते हैं। When mistake essential to agreement, सबसे पहला केस करेंगे हम लोग जब जो है आपका
ऐसे एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, अगर उसी के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन हो जाए, हाँ जी, अगर उसके एग्जिस्टेंस पे यानी कि वो खत्म हो जाए, पेरिश हो जाए किसी कारण से, और इसके बारे में दोनों को ना पता हो, तो अब वहां पे दोनों लोग उस चीज का अगर एग्रीमेंट करते हैं जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा? कहीं नहीं वैलिड होगा। सेम हैपेंड इन दिस केस, कोरिया वर्सेस हैची का केस है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर है वो बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मेरी शिप में ये फला दिन को कॉर्न आ रहे हैं, आप मेरे से ले लीजिएगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि दोनों ही सेलर और बायर दोनों को नहीं पता है कि जो कॉर्न थे ना जो शिप में आ रहे थे वो रॉटन हो गए, खराब हो गए, पेरिश हो गए, किसी लायक नहीं रहे, तो इसलिए उसको कैप्टन ने वहां पे रास्ते में फेंक दिया। अब इस बारे में पता नहीं था दोनों को, सो देयर इज अल्टीमेटली व्हाट, अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। हाँ जी, ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज देयर एंड दिस इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज इट इज वॉइड। ठीक है, आपका वर्ड हो जाता है। कूल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि हमने बात करा कि कॉर्न अब पेरिश हो गया है ना, मैं कहता हूं कि इस एक अगर केस उठाते हैं कि अगर मैं चाह रहा था कि ओल्ड क्वालिटी या फिर पुराने ओट्स खरीदूं, जैसे पुराने चावल की बात कर लो, पुराने चावल होना था, अच्छे चावल होते हैं, ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा था कि मैं पुराने खरीदूं एंड सपोजिंगली आई हैव परचेज द न्यू क्वालिटी वन। अब यहाँ पे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का वो सब इंक्लूड नहीं है। नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक मुझे लग रहा था जो मैं खरीद रहा हूँ वो पुराने हैं, बल्कि वो नए थे, सो क्या वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो पाएगा? तो नहीं होगा। दिस वाज इलस्ट्रेटेड इन दिस केस स्मिथ वर्सेस विल्स का केस, जो कि मैंने तुम्हें चावल का एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे वही बात थी। यहाँ पे ये ओट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये चाह रहे थे कि इन्हें ओल्ड ओट्स मिले इन्हें कौन से न्यू, लेकिन अब इस बात की इसी बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाह रहे थे? रिवोक करना चाह रहे थे, वॉइड डिक्लेयर करना चाह रहे थे। तो कोर्ट ने कर दिया मना, ये कहते हुए व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट क्वालिटी of the subject matter, then the contract will not be void and it will be ultimately a valid contract। तो आपको वो पुराने नए क्वालिटी के चावल, नए क्वालिटी के ओट्स रखने पड़ेंगे when we are talking about the quality of the subject matter। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का। हाँ जी, अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर वो पॉसिबल ही नहीं होगा परफॉर्म करना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सेम हैपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा। सेम हैपेंड इन दिस केस ऑफ शेख ब्रदर्स लिमिटेड एंड ओशनर के केस में। यहाँ पे क्या होता है कि एक लैंड है, उसकी लीज मान लो ए ने बी को दी इस कंडीशन पे कि बी उसमें से 50 टन सिलास उसको प्रोड्यूस करके हर साल देगा। अब जब ये लैंड उसको मिली और उसने ये पाया, उसको देखा, समझा और इसके बारे में ये रियलाइज किया कि बाय एनी मींस इस लैंड पे इतना प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है, इसमें उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, इसमें उतनी तथी नहीं है, उतनी फर्टाइल ही नहीं है, तो अब यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अपने आप में वॉइड हो गया। समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज इट्स पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि दिस इज ऑल्सो वॉइड, है ना? हमारे पास क्लियर हो रही है? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, मिस्टेक ऑफ टाइटल की बात करते हैं। मिस्टेक ऑफ टाइटल में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई पर्टिकुलर टाइटल है पहले से, तो क्या मैं उसके एक्वायरिंग के लिए कोई कॉन्टेक्ट कर सकता हूं? जी नहीं। समझ में आ रहा है? तो इफ इन दिस केस इफ वी टॉक अबाउट कूपर वर्सेस फिब्स का केस, क्या होता है कि एक इंसान उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लीज पे लेने की बात करता है जिसका वो परमानेंट टेनेंट फॉर लाइफ है। तो इफ आई एम परमानेंट टेनेंट फॉर लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मैं कैसे उसको कर सकता हूं? सो इट अल्टीमेटली बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिकम्स void। तो सेम हैपेंस, अगर मैं मान लो मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूं, तो क्या मैं उसको खरीद सकता हूं? नहीं ना। मुझे टाइटल ट्रांसफर कौन करेगा? मैं खुद ही अपने आप को टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो सेम हैपेंस और दिस इज आल्सो void। कूपर वर्सेस फिब्स। मिस्टेक एज टू प्रॉमिस, जब मैंने किसी चीज का प्रॉमिस जब किया है ना, लेकिन उस प्रॉमिस को करने में और मेरी इंटेंशन में बहुत डिफरेंस था, गलती से मेरे से कुछ हो गया।
जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, हार्टल वर्सेस कॉलिंस एंड शील्ड के केस में क्या होता है, खरगोश के बालों को बेचने का एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे पीस वाइज और पाउंड वाइज दो तरह से बेचने की बात थी। तो जनरल ट्रेडिशन में मार्केट में पीस वाइज बिकते थे, जिसकी और एक पाउंड में 3 पीस होते थे। तो गलती से सेलर ने एग्रीमेंट के अंदर ये चीज कह दी कि आप जो है पाउंड वाइज बेचें, पाउंड वाइज खरीदेंगे। अब अगर ये पाउंड वाइज खरीद रहे हैं तो ये चीज तो ऑटोमेटिकली बायर को समझ में आ गई होगी, है ना, कि ये चीज गलती हो रही है। एंड देन यहां पे इंटेंशन टू सेल पे क्वेश्चन हो सकता है। सो अल्टीमेटली then also they were agreeing, so they both were like this, they both were making a mistake with respect to the promise and the intention of the seller. तो अल्टीमेटली कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इस केस में void हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब मिस्टेक इज रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी में 2 केस समझाऊंगा, जब एक सामने आदमी है और एक जब सामने आदमी नहीं है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करो। व्हेन द पर्सन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, तो उसमें हम लोग बात करेंगे बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस की। होता क्या है कि बोल्टन वर्सेस जोन्स में जोन्स नाम का एक व्यक्ति है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। अब उसका जो ओनर है उसी से वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि वी आल्सो वांट दैट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज ऑफ some perks or some benefits which he provides us to us, we want to buy a thing, we want to contact with them only, है ना। तो सेम happens, है ना। तो ये चीज होती है कि हम कई बार एक पर्टिकुलर पर्सन से ही कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, भले ही बगल में हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हो। तो सेम हैपेंड इन दिस केस। जोन्स जो है वो कहते हैं कि हम जो है ग्लॉसेस्टर नाम का शायद कुछ नाम था, उससे ही कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। तो होता क्या है, जब तक ये अपना ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं, तो उस दौरान जब तक ये पहुंच रहा है ना, पहले अब ये तो नहीं, पहले व्यवस्था दूसरी थी, जब तक ये पहुंच रहा है उस दौरान वो अपनी कंपनी बोल्टन इसे बेचकर चला जाता है, बोल्टन को बेचकर, ठीक है। तो यहां पे अब ये जो है उस मटेरियल को सप्लाई कर देता है। तो जोन्स मना करते हैं इस बेसिस पे कि दैट ही हैज मिस्टेकन विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी। ये केवल उसके साथ ही करना चाहते थे, ये इसके साथ नहीं करना चाहते थे। अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा वॉइड, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने सबसे ये वाला केस समझ लिया कि जब आइडेंटिटी अलग मतलब दूर है। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट केस, फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स का केस आता है, जब आइडेंटिटी जिस पर्सन की मिस्टेक हुई है वो सामने है। यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को सर जॉर्ज, जो कि उस इलाके का बहुत नामचीन व्यक्ति था, वो बताता है एक सुनार के पास जाके, समझ लीजिए, वहां से वो कुछ पीस ज्वेलरी परचेज करता है, तो एक चेक देता है। अब वो जो कि अपने आप को एक बड़ा आदमी बताता है, उस आदमी की आइडेंटिटी के बेसिस पे वो उस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो मतलब चला जाता है। अब वो जो कि क्योंकि वो फ्रॉड आदमी था, क्योंकि वो गलत आदमी था, जो चेक बाउंस तो होना लाजमी था, होता क्या है, चेक बाउंस होता है। अब क्या करता है ये जो फ्रॉड था, ये अब इस ज्वेलरी को कम प्राइस में किसी एक थर्ड पार्टी को बेच देता है। अब वो जब इससे खरीद रहा है, वो इसे गुड फेथ में खरीद रहा है ना, उसको ये पता नहीं है कि ये चुराया हुआ माल है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या उस ज्वेलरी की रिकवरी करवाई इनको, तो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में मिस्टेक हुई आपकी सामने से, तो आप जो है फ्रॉड के भागीदार हैं, आप मिस्टेक के भागीदार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तो आइडेंटिटी जब सामने से होगी तो आप मिस्टेक की वजह से नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, ठीक है। नंबर 3, जब ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉड की बेसिस पे जब हुआ हो, तो वॉइड करने से पहले अगर वो थर्ड पार्टी को टाइटल मिल जाए, तो वो जो थर्ड पार्टी को गुड टाइटल मिला है ना, तो वो टाइटल एग्जिस्ट करेगा, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस वाज द पॉइंट व्हिच वाज सेड बाय द केस इन फिलिप्स वर्सेस ब्रुक। याद रहेगा ना फिलिप्स वर्सेस ब्रुक का केस, ठीक है। नहीं याद आएगा तो तुम लोग इस बात को नोट कर लो अलग से, फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स का, ठीक है, सर्च कर सकते हो इसके बारे में डिटेल में। अच्छा केस बार मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। ये 6 कंडीशन हमने जब समझ ली, अब मेरे कुछ ऐसे स्पेसिफिक नोट पॉइंट्स हैं जो मैं तो चाहता हूं तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर इस वीडियो को एंड अप करते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक।
यूनिलेटरल मिस्टेक में जैसे मैं तो बताया ना, सेक्शन नंबर इस वाले 20 में हम लोग जब बात कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, तो हम लोग दोनों पार्टी के द्वारा मिस्टेक की बात कर रहे हैं। यूनिलेटरल मिस्टेक में क्या होता है, सेक्शन नंबर 21 इसकी बात करता है, सेक्शन नंबर 22 इसकी बात करता है, ये बोलता है कि when unilateral mistake is committed by one party to the contract is not avoidable and not avoid, it's completely valid। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, ये बात क्लियर रहेगी हमें। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टेक विद रिस्पेक्ट टू लॉ, सेक्शन नंबर 21। मैंने तुम्हें बता दिया, ये तो मैंने शुरुआत में समझाई थी मैक्सिम, इसका एप्लीकेशन होगा, याद रखना। आई वांट द अदर मैक्सिम कॉम्प्लीमेंट्री मैक्सिम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मेरे को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। मैंने तुम्हें ये बताया ना कि लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो क्या हमें बाहर के कानून को भी जानना हमारी जिम्मेदारी है? हम ये तो कह सकते हैं हमें इंडिया का कानून पता होना चाहिए, बट क्या बाहर का पता होना चाहिए? तो द आंसर इज नो। सो कोर्ट ने कहा कि व्हेन द मिस्टेक इज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन लॉ, यानी कई बार ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले बाहर की कंट्री से भी कॉन्टैक्ट करें, तो या व्हेन द मिस्टेक इज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन लॉ एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज विद मिस्टेक विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट, और उसके हिसाब से ये गवर्न होगा। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक मिस्टेक को लेकर। वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो लाइक करो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करो यार, बहुत मजेदार कंटेंट आ रहा है। ठीक है, कंटेंट सीरीज कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग एविडेंस की तरफ चलेंगे और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को भी उठाएंगे, सीआरपीसी, सब कुछ इस चैनल पे तुमको मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर वीडियो सब्सक्राइब को लाइक नहीं किया तो लाइक मारो, और हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाओ यार। चलो बाय।